Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to lecture number 4 of Global Business Management, and this will be the last leg of political economy series which we are discussing till now. Let's see the relationship between political economy and progress of a country. How a political structure of a country can impact the economic development of a nation. Normally, where there is a democracy and a consistent form of government is present, वहाँ पे आपको चीज़ें कंसिस्टेंट मिलती हैं, पॉलिसीज में, गाइडलाइंस में, एंड SOPs स्ट्रेंथन होते हैं, और एज ए रिज़ल्ट आपके उस मुल्क में सेंस तसलसल है पॉलिसीज़ का, तो आपको फिर इनोवेशन इन टर्म्स ऑफ न्यू प्रोडक्ट या नए प्रोसेसेस हैं, इवन डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनाइजेशंस या नई मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो हैं, वो सारे का सारा आपको उस मुल्क में मिलेगा जहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है। अब पॉलिटिकल सिस्टम्स के हमने प्रोज एंड कॉन्स तीनों देख लिए थे कि जहाँ पे टोटलिटेरियनिज्म है वहाँ पे क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, और जहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप है वहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स हैं, एंड इसी तरह डिक्टेटरशिप है तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स हैं। And as a result, ये जो innovative thoughts हैं, they commercialize into entrepreneurship, and which ultimately results in development of products and processes. And lastly, but not the least, economic freedom in a market economy creates creative incentives for innovation and entrepreneurs. And then either in a planned or mixed economy. तो ideal जो पॉलिटिकल सिस्टम किसी मुल्क में होना चाहिए वो आपका डेमोक्रेसी सिस्टम है, वो प्रिवेल करना चाहिए, and that will ultimately result in a stronger foundation for economic development and maturity of that national economy of that country. Other than that, एक जो और strong legal system है इकोनॉमिक सिस्टम के अलावा, जिस मुल्क में डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश्ड है, रूट्स उसकी बहुत डेप्थ में है, वहाँ पे आपको लीगल सिस्टम्स भी फिर अप्लाई होते नज़र आएंगे। एंड हम तो बात करेंगे बिजनेस के एस्पेक्ट से, तो उसके अंदर आप देख सकते हो कि आपके जो एज ए बिजनेस ओनर जो आपके प्रॉपर्टी राइट्स हैं, अब प्रॉपर्टी में आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जिसके अंदर आपकी पेटेंट्स हैं, कॉपी राइट्स हैं, इनोवेशन हैं, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, तो उन सबको प्रोटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि वो उसकी इमिटेशन ना हो जाए, कोई उसको अनलॉफुली आपके प्रोसेस को, नाम को इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। तो दिस इज़ द प्रीरेक्विजिट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग लीगल सिस्टम प्रेजेंट इन द कंट्री, कि वो इसको इंश्योर करता है कि बिजनेस में फेयर प्रैक्टिसेस तो बिजनेस हो, और कोई मैल प्रैक्टिस उसमें ना हो रही। स्पेशली विद रेफरेंस टू डेमोक्रेटिक रजीम्स जहाँ पे जी, वहाँ पे गवर्नमेंट्स का फोकस जो है वो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट होता है, और उसके पीछे जो बैकबोन है दैट इज़ अगेन इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ कंट्री। वेरएस विद रेफरेंस टू डिक्टेटरशिप, इसके अंदर एक किस्म का वन मैन शो है, और यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि वन मैन शो जब एक गवर्नमेंट को रन कर रहा होता है, एक पार्टी रन कर रही होती है, तो फिर उसके अंदर वो उतनी डेप्थ नहीं रहती पॉलिटिकल एस्पेक्ट के हिसाब से कि वो बड़े डेयरिंग फैसले ले सके जो कौम के लिए, मुल्क के लिए, इकॉनमी के लिए बेहतर है। एंड लास्टली बट नॉट द लीस्ट, सब्सिक्वेंट economic growth leads to establishment of a democratic regimes. Sir, as in citizen of Pakistan, अगर मुझे मेरी basic necessities at affordable prices मिल रही हैं, तो I will definitely second the practice of democracy in my country. But अगर एक democratic government में basic necessities ही मेरी range से बाहर निकलती जा रही हैं, तो उस सूरत में then of course I'm going to protest about the practice and the living condition of an individual जैसे पाकिस्तान में प्रोवेल कर रही है। अगर आप न्यूज़ को फॉलो करते हैं तो राउंड कल या परसों गवर्नमेंट ने अगेन अप्रॉक्सीमेट 100 मेडिकल आइटम्स के प्राइसेस 200+% बढ़ा दिए हैं, एंड उसकी जस्टिफिकेशन ये दी गई है कि अगर हम इनकी कीमतें ना बढ़ाते तो ये फिर मार्केट में इनकी शॉर्टेज हो जानी थी, और ये फिर मार्केट से गायब हो जानी थी। तो जस्टिफाई दिस वेग आर्गूमेंट, what they did, they benefited the culprits by increasing the prices of those life-saving drugs by more than 200%. Other than a strong political system and a legal system, और जो किसी मुल्क की इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करने के फैक्टर्स उसमें एक तो है जियोग्राफिक लोकेशन ऑफ दैट कंट्री। अब जियोग्राफिक लोकेशन जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम दैट इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड टू बी प्रिसाइज।
अब उसके अंदर आप देखते हो कि पाकिस्तान जो है दैट इज आइडली लोकेटेड ऑन न्यू इकोनॉमिक होराइजंस, दैट इज पोर्ट ऑफ गवादर है या सी पैक है। तो इसके पीछे जो आप सारे इनिशिएटिव्स देखते हो कि और ये जो चाइना है या पुराना यूएसएसआर था या अफगानिस्तान है, ये सारे ममालिक जो हैं इधर दे आर लैंड लॉक्ड और आइस लॉक्ड। तो अगर चाइना से एक चीज़ यूएई में पहुंचनी है और वो ट्रेडिशनल मीडियम का इस्तेमाल करेंगे थ्रू सी रूट्स, तो नॉर्मली इट टेक्स अराउंड अबाउट 40 to 50 डेज कि चाइना से वो चीज़ इधर पहुंचती है। वेयरएज यही मार्केट आप एक्सेस कर सकते हैं गवादर के थ्रू, चाइना काश्मीर का बॉर्डर टिल गवादर, मोर और लेस देन 15 डेज, 1 या 2 दिन आप ऊपर कर लें। तो कहाँ पे 50 डेज हैं, कहाँ पे 15 डेज हैं, तो उसके इम्प्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं। तो थैंकफुली पाकिस्तान इज़ ब्लेस्ड विद जियोग्राफिक स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऐसी जगह पे लोकेटेड है कि जहाँ पे बाकी ममालिक के ट्रेड रूट्स और स्ट्रेटेजिक आस्पेक्ट्स या नेशनल इंटरेस्ट हैं वो आके कंबाइन हो जाते हैं। Geography influence economic policy and thus economic development of the nation. मुशर्रफ साहब के टाइम में गवादर पे काम स्टार्ट हुआ जी है, गवादर पोर्ट पहले सिंगापुर के पास चली गई, फिर वहाँ से जो बाद में गवर्नमेंट्स आई अगेन सी पैक के अंदर इन्फ्लुएंस आया, मलेशिया के पास गई एंड देन फिर वहाँ से वापस राइट नाउ चाइना ने 40 इयर्स के लिए उसके राइट्स अपने पास रख लिए हैं। जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है एज पर दैट डेवलपमेंट, चाइना फॉर द नेक्स्ट 40 इयर्स गवादर पोर्ट को ना सिर्फ डेवलप करेगा बल्कि उसको मेंटेन करेगा और एक लमसम प्रॉफिट शेयरिंग की बेस पे फार्मूले पे ये सारा एग्रीमेंट हुआ है। Countries with favorable geography are more likely to engage in trade which can promote economic growth. तो इसीलिए आप देखते हो कि कहाँ 5-10 साल पहले तक पाकिस्तान इलेक्ट्रिसिटी एक्यूट शॉर्टेज था या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इतनी ज़्यादा कोई डेप्थ नहीं थी, एंड विद इन 5 to 10 ईयर्स आप देखते हो कि अब वो एवरी आस्पेक्ट अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इट्स मैटर ऑफ डेज कि वो चीज़ें ना सिर्फ प्लान हो रही है बल्कि एग्जीक्यूट हो रही हैं। तो राइट नाउ पाकिस्तान इज़ एट द सेकेंड स्टेज ऑफ सी पैक एग्रीमेंट्स, उनको एग्जीक्यूट करना चाह रहा है। जो नर्व सिस्टम्स थे, जो रोड्स थी, जो लिंक रोड्स थी, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई। तो नेक्स्ट व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेज, उसके अंदर चीज़ें उन्होंने डिफाइन की हुई, आइडेंटिफाई की हैं, नाउ दे आर वर्किंग ऑन इट। एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स हैं तो उसके लिए आप देखते हो कि थर में सबसे बड़ा कोल प्लांट है जो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, उसके ऊपर चाइनीज़ काम कर रहे हैं। या अगर आप देखो तो लाहौर में या इवन आपके नॉर्दर्न साइड्स पे 2-3 जो डैम्स बन रहे हैं वो भी अगेन सी पैक के अंदर आपने उनको इंक्लूड कर लिया और वो एट रैपिड स्पीड बनते हैं। ये लेटेस्ट आपकी हज़ारा मोटर अगेन दिस इज़ आउटकम ऑफ सी पैक प्रोजेक्ट, उसके अंदर आपने इसको इंक्लूड कर लिया। एंड दूसरा जो एक फैक्टर है जो किसी भी मुल्क की इकोनॉमी को इम्प्रूव कर सकता है दैट इज़ पेनिट्रेशन ऑफ एजुकेशन एंड दैट कंट्रीज पॉपुलेशन, के किस डेप्थ तक एजुकेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल है और वो एजुकेशन क्या प्रॉब्लम्स ओरिएंटेड है या जनरल लेमैन एजुकेशन है, तो उसके अंदर भी आया है। सिंस आपकी इकॉनमी स्ट्रांग है एंड यू वांट टू मेंटेन दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो यू नीड टू हैव स्किल्ड एंड प्रोफेशनल एजुकेटेड लेबर जो इस इकोनॉमिक बबल को कंटिन्यू कर सके। Countries that invest more in the education of the young people develop faster economically. Of course 100 में से इस वक्त 65% जो हैं वो बच्चे हैं जो स्कूल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ में हैं। तो अगर आप फ्यूचर प्लानिंग नहीं करते हमारी गवर्नमेंट राइट नाउ कि इन 65 लोगों को हमने आफ्टर 5 और 10 ईयर्स कैसे मैनेज कर रहे हैं, इनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ कैसे क्रिएट करनी है, तो दैट इज़ अ टिकिंग बॉम्ब। ये पाकिस्तान के डायनामिक्स हैं। अब उसका आप आउटकम देखते हो कि अगर यूथ को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही इन टर्म्स ऑफ रिक्रिएशन कह लें या इन टर्म्स ऑफ इंसेंटिव्स या जॉब्स, तो उसके अंदर फिर आप देखते हो कि अब गवर्नमेंट जो है आहिस्ता आहिस्ता वो इनकरेज कर रही है इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर जॉब्स टू स्विच टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट। एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट इज अगेन फ्रीलांसिंग की तरफ इंकरेज किया जा रहा है या छोटे छोटे अपने आप सेटअप्स लगा लें, तो उसके अंदर डिफरेंट स्कीम्स गवर्नमेंट लेके आ रही है। तो बहरहाल तालीम जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी मुल्क की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। अब ये जो पॉलिटिकल इकोनॉमी की ट्रांजिशन है इसमें कुछ स्टेट्स हैं जो इसमें से ट्रांजिशन फेज में से निकल गए कि टोटलिटेरियनिज्म या डिक्टेटरशिप में से गुजर गए, डेमोक्रेटिक एस्पेक्ट्स को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया एंड राइट नाउ दे आर ईदर एट द डेवलपिंग स्टेज और developed nations. So let's see. As per late 1980s, a wave of democracy and revolutions have swept the world.
and many of the previous totalitarian regimes collapsed. टोटलिटेरियनिज्म आप कहें, मोनोक्रीज कहें, बादशाहत कहें, तो बहुत सारे मुल्कों में ख़त्म हो चुकी है। इसकी लेटेस्ट एग्जांपल आपको चाहिए तो ये जो अरब स्प्रिंग आई है, जिसमें आपका ईरान और दूसरे अरब जो ममालिक है वहाँ पर जो बादशाहत या मोनोक्री थी वो किस तरह ख़त्म हुई है, वो हमारे सामने है। दिस इज आउटकम ऑफ रेवोल्यूशन बेसिकली, एंड अगेन दैट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट कि एक जो उसके अंदर एस्पेक्ट है वो इकोनॉमिक सप्रेशन ऑफ दोज कंट्रीज। वहाँ जो एक एवरेज बंदा था वो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा क्रंच था, तो एज अ रिबेलियन फिर उन्होंने क्लैप्स द गवर्नमेंट्स एंड एक सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक सिस्टम वहाँ पे लाने की कोशिश की। तो शाम में अभी तक कोशिश हो रही है टू टॉपल द गवर्नमेंट। सो ये हमारे सामने एग्जांपल्स हैं। There has been a move away from centrally planned and mixed economies toward free markets. तो since dictatorship खत्म हो रही है, बादशाहतें ख़त्म हो गई हैं और एक सो कॉल्ड डेमोक्रेसी आई है, तो अब जो इकोनॉमिक आस्पेक्ट है दैट इज़ स्विचिंग फ्रॉम कमांड एंड मिक्स्ड इकोनॉमीज टू फ्री मार्केट। और फ्री मार्केट के अंदर जो ड्राइविंग फोर्स है वो दैट इज़ अगेन इनविजिबल हैंड। एडम स्मिथ ने कहा था कि सप्लाई एंड डिमांड, तो वो आप मार्केट पे छोड़ देंगे किस चीज़ की कितनी डिमांड है, उसके अकॉर्डिंगली सप्लाईज मेंटेन करना, दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसर्स। तो ये ट्रांजिशन फेज़ है जहाँ से बहुत सारे ममालिक स्विच कर चुके हैं, कुछ जो करते जा रहे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट के सो कॉल्ड जो डेमोक्रेसी है, इसका जो स्प्रेड है कैसे इंश्योर किया गया है। यहाँ पे मैं एक बुक का आपके साथ रेफरेंस दूंगा, हाईली रिकमेंडेड, प्लीज़ इसको अपने होम पे देखिएगा, पढ़िएगा। दैट इज़ द कन्फेशंस ऑफ इकोनॉमिक हिटमैन। एक्स टेक्नोक्रेट कह लें या कंसल्टेंट कह लें, जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, एक किस्म की ऑटोबायोग्राफी है कि सिंगल हैंडलली उसने बहुत सारे ममालिक की इकोनॉमीज़ को कैसे क्रिपल किया। इंटरेस्टिंग थॉट प्रोसेस उस बंदे का, जिसके अंदर वो बताता है कि हम पहले लोगों मुल्क को कहते हैं कि आप कर्जा लें, फिर हम ही बता रहे होते हैं कि आपने कौन कौन से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी बनाने हैं, फिर अगेन हमारे ही कंसल्टेंट्स हायर किए जाते हैं और हमारी ही रिकमेंडेड कंपनीज के थ्रू वो पैसा जो मुल्क ने कर्जा लिया होता है वो उन ऑर्गेनाइजेशंस कंपनीज के थ्रू प्रोडक्ट्स डेवलप होते हैं। एंड इन दिस एंटायर प्रोसेस कहीं ना कहीं बहुत सारे ममालिक की जो नेचुरल सॉवरेनिटी है वो एट स्टेक आ जाती है। अगेन ये जो PMLN की गवर्नमेंट गई है, इसमें आप देख लीजिएगा एक टाइम आ गया था कि हम लोग सिर्फ इंस्टॉलमेंट्स पे करने के लिए कर्जे के ऊपर जो सूद है उसकी इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए हम कर्जा ले रहे थे, और उस वक्त हमसे श्योरिटीज़ मांगी जा रही थी और श्योरिटीज़ पे कोई बिलीव करने को तैयार नहीं था, तो हम अपने जो एसेट्स हैं वो गिरवी रख रहे थे। इवन हमने मोटरवेज गिरवी रखनी शुरू कर दी थी, टू द एक्सटेंड कि हमने पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के अक्रॉस पाकिस्तान जितने एसेट्स हैं वो गिरवी रख दिए थे जस्ट टू गेट मोर लोन। ये सारे का सारा हमारी पिछली दोनों गवर्नमेंट्स के टेन्योर में ये प्रैक्टिस चली है। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, मैनी मोनोक्री और टोटलिटेरियन regimes fail to deliver economic promises। जो उन्होंने बादशाहत ने, मोनोक्रीज ने या वन मैन शो पार्टीज ने प्रॉमिस किया था अपने लोगों से, वो उसको डिलीवर नहीं कर सके। एज अ रिजल्ट फिर लोगों ने उसको रिवॉल्ट किया। Then they again have new information and communication technologies have broken down the ability of state to control access to uncensored information। इस वक्त अगर आप पाकिस्तान में PTA मुख्तलिफ कंटेंट को सेंसर कर रहा है एंड बैन कर रहा है, तो उसकी वजह ही यही है कि दैट इज़ बेस्ड ऑन रिलीजियस बेसिस के सेक्टेरिज्म वॉलेंस ना हो या मॉरली करप्ट कंटेंट है उसके ऊपर एक्सेस नहीं होनी चाहिए। तो इन ग्राउंड्स पे तो ठीक है, ज़रूर इस चीज़ को इनकरेज करना चाहिए कि कंटेंट बैन होना चाहिए, बट अगर आप एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो जर्नलाइज डिफाइंड एंड एक्सेप्टेड नॉर्म्स है अगर आप उनको भी कर्टल कर रहे हो, उनको भी सेंसर कर रहे हो, तो देन दिस इज़ अ प्रॉब्लमेटिक अप्रोच इवन विद रेफरेंस टू पाकिस्तान। एक तरफ जो है ममालिक वो डिजिटल करेंसीज को ना सिर्फ ओन कर रहे हैं बल्कि उनको फ्लोट कर रहे हैं और डेवलप करके अपने इकोनॉमिक सिस्टम्स को इस्टेब्लिश कर रहे हैं। वेर एज पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली इज़ द कंट्री जहाँ पे पॉलिसी मेकर्स अभी तक अवेयर ही नहीं है कि आपने अगर मनी लॉन्ड्रिंग रोकनी है तो यू कैन स्टॉप इट थ्रू बाय यूटिलाइजिंग डिजिटल करेंसी।
हमारे यहाँ पे अभी तक हवा बना हुआ कि दिस इज सम काइंड ऑफ मैनिक जो आपकी इलीगल एक्टिविटीज़ को इनकरेज करता है। आप अगर प्रॉपरली सिस्टम्स इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, प्रोसीजर्स ले आते हैं, तो वो डिजिटल करेंसी इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू स्टॉप दिस फ्लाइट ऑफ मनी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन रिजर्वायर्स या उसका जो मिस यूज़ है आप उसको रोक सकते हैं, आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। बट अगेन थिंग इज कि क्या पॉलिटिकल विल है हमारे पॉलिसी मेकर्स में या नहीं है, दैट इज द क्वेश्चन for which we have to answer for. Then economic advantages of last quarter century have led to the emergence of increasingly prosper middle class. तो as per understanding the middle class जो है वो number and growth में extend हुई है all over the globe and which resulted in economic activity के ज़्यादा demand और कंजम्पशन इंक्रीज हुई है और फिर वो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की तरफ ममालिक या गवर्नमेंट्स या पॉलिसी मेकर्स को मजबूर किया गया है। अब आ जाइए द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एंड ग्लोबल टेररिज्म। 1992 के यूएन असेंबली के फ्लोर पे जॉर्ज बुश सीनियर ने he talked about a global order, world order. He was the first one who utilized this term. लेकिन बिजनेस के एस्पेक्ट में अगर आप देखें तो विद रेफरेंस टू बिजनेस व्हाट वी मीन बाय न्यू वर्ल्ड ऑर्डर या न्यू वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर, आप जो भी इस्तेमाल करें टर्म, अब इसको इकोनॉमिक एक्टिविटी के जो मैनेज करती हैं वो दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं। एक आपकी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अगेन 1992 में कन्वर्ट होती है फ्रॉम गैट, दैट वाज जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स। 1946 में जो बनती है वो 1992 में कन्वर्ट हो जाती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। पैरेलल फिर जो दो बॉडीज और बनती हैं फिर आपका IMF है एंड वर्ल्ड बैंक है, ये फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को देखती हैं। तो basically these are the policing and monitoring tools of that new economic system or order. Terrorism is again limited and it is subjective in nature. I mean जो मेरे लिए शायद फ्रीडम फाइटर है या स्ट्रगल कर रहा है वो मेरे लिए तो फ्रीडम फाइटर हो सकता है, लेकिन ओपोनेंट विल डिक्लेयर इट एज टेररिज्म प्रैक्टिस। So after the end of World War, Cold War, दो bipolar war था। Somehow America succeeded in dismantling historically USSR and present Russia, और उसके बाद फिर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात होना शुरू हुई which followed the collapse of communism in Eastern Europe. Now interestingly वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म हुई थी उसके बाद जो विक्ट्री अगे सो कॉल्ड अगेन हिटलर एंड जर्मनी अचीव की गई थी, तो उसमें यूरोप को या जर्मनी को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया था, ईस्टर्न जर्मनी एंड वेस्टर्न जर्मनी। तो इसी तरह यूरोप भी दो हिस्सों में डिवाइडेड है, वन ईस्टर्न यूरोप, इसके ऊपर ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो है रशिया का था, व्हिच वाज अगेन अ कम्युनिस्ट कंट्री थी वहाँ पे। बट जब कोलैप्स हो गया तो फिर वो जो कमांड एंड कंट्रोल था उसके ऊपर रशिया का वो बहुत हद तक ख़त्म हो गया ईस्टर्न यूरोप पे। एंड फिर बहुत सारे अथॉरिटेरियन रेजीम्स हैं जो लैटिन अमेरिका में ख़त्म हुई, और इन दोनों इवेंट्स ने मिलकर फिर स्पेकुलेशन क्रिएट की और ग्लोबल जियोपॉलिटिकल डायमेंशंस को देन दे आइडेंटिफाइड एंड डेवलप्ड। सो जियोपॉलिटिकल फोर्सेस कैन अफेक्ट हाउ कंपनीज ऑपरेट इन सेंटर कंट्रीज। अब इसके अंदर देख लीजिएगा कि वेनेजुएला में अगर आपने बिजनेस करना है तो गवर्नमेंट से शायद आप कार्टल्स को इंगेज करने की कोशिश करेंगे, विच इज़ अ बिट रियलिटी। वॉर लॉर्ड्स हैं या ड्रग कार्टल्स हैं या ड्रग लॉर्ड्स हैं, उनकी इजाज़त के बगैर आप वेनेजुएला में बिजनेस नहीं कर सकते। दिस इज़ द बिट रियलिटी। या अगर आप ट्रेड रूट्स बाय सी को ऑब्जर्व करते हैं तो हर दूसरे दिन पायरेट्स के साथ एक मुल्क एसोसिएटेड, दैट इज सोमालियन पायरेट्स, कि वो जब बहरी कज़ाक हैं वो पूरी की पूरी शिपमेंट्स एंड शिप्स को हाईजैक करके अपने टर्म्स एंड कंडीशन पर वो केस टू केस उसके डिसीजंस ले रहे होते हैं। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि एक मुल्क के एक नेशनलिटी के कुछ इंडिविजुअल इतने स्ट्रांग हो जाएं कि वो ग्लोबल जो रूट्स हैं, ट्रेड रूट्स, उनको वो कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर दें। एंड इंटरेस्टिंगली अभी जो कल हमारे प्राइम मिनिस्टर ने यूएन के एड्रेस किया, सो ही ब्लंटली टॉक्ड अबाउट कि ये जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं
ये बेसिकली इनमें पोलिटिकल विल नहीं है कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोक सकें। एंड एज ए रिज़ल्ट क्या होता है कि जो गरीब ममालिक है हमारे जैसे यहाँ के लीडर्स अपना पैसा बाहर लेके जाते हैं और वो सेफ हेवन्स जो हैं वो डेवलप कंट्रीज़ प्रोवाइड कर रही हैं। और अगर ये प्रैक्टिस चलती रही तो फिर जो गरीब ममालिक हैं वो गरीब से गरीब तर होते जाएंगे और जो अमीर ममालिक हैं वो और इसी तरह फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। अब आ रही है मार्केट बेस्ड सिस्टम जो था कि जिसके अंदर बात की गई थी कि इनविजिबल हैंड दैट इज सप्लाई एंड डिमांड पे बात चलनी चाहिए। वो 1980s में जो ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो गई, कमांड और मिक्स्ड इकोनॉमीज़ ये बहुत हद तक फेल हो गए। तो एज ए रिज़ल्ट फिर फ्री मार्केट की बात की गई एंड स्विच जो है इस वक्त वो फ्री मार्केट की तरफ है। इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान जैसे मुल्क में आप देखोगे तो आपको अभी भी एक ब्लेंड मिलेगा, दैट इज़ मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है? जिसमें कुछ सेगमेंट्स जो हैं गवर्नमेंट अपने हाथ में रखती है, जैसे मिलिट्री रिलेटेड है या डिफेंस रिलेटेड जितनी भी प्रोडक्शन है वो गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रखी हुई है, वो प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज नहीं कर रहे। बट मोस्ट ऑफ द चंक जो है वो गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेट सेक्टर को या प्राइवेट सेक्टर को दिया हुआ है कि दे आर द वन हु आर सपोज टू डेवलप एंड मेंटेन दैट सिस्टम। तो इस सिस्टम के जहाँ बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं वहाँ पर इसके नुकसानात भी हैं जो हमारे सामने नज़र आ रहा है कि ये इस वक्त कराची जिस एनर्जी क्राइसिस से गुजर रहा है वो प्रीवियस गवर्नमेंट की पॉलिसी थी कि एक सिंगल हैंडली दुनिया पाकिस्तान के सबसे बड़े इकोनॉमिक कैपिटल को आपने एक कंपनी को सपोर्ट कर दिया है जो इस कैपेसिटी नहीं रखती कि पूरे शहर को यूटिलिटीज़ एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। अब ये जो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन है इसके पीछे जो ड्राइविंग फोर्सेस थी या आप ड्राइवर्स कह लें, उसमें सबसे पहला डी रेगुलेशन है। अंडरस्टैंडिंग ये है कि कम से कम अगर कवानीन हर्डल्स अगर गवर्नमेंट के हैंड पे होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने के चांसेस हैं। एंड दूसरा अंडरस्टैंडिंग ये है कि गवर्नमेंट का काम इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशंस चलाना नहीं है, बट रादर उनको पॉलिसीज प्रोवाइड करना, रेगुलेट करना, ओवरसी करना, दैट्स इट। दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। तो एज ए रिज़ल्ट आप देखते हो कि जब नेशनलाइजेशन के बाद प्राइवेटाइजेशन की बात की जाती है, स्पेशली वो आप करना स्टील मिल हो जाए उसको प्राइवेटाइज करने की बात की जाती है या पीआईए को, क्योंकि ये एक किस्म के सफ़ेद हाथी हैं जिसके अंदर पॉलिटिकल इंटेंशंस एंड रीजंस की वजह से बहुत सारे एक्स्ट्रा लोग उनको जॉब दी गई। इस वक्त अगर आप देखो प्लेन टू एम्प्लॉयज़ रेशियो तो पीआईए का एक प्लेन के ऊपर 500 बंदे हैं जो इसको मेंटेन कर रहे हैं, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। तो उसके फिर हमें रिजल्ट्स भी नज़र आ रहे हैं कि पीआईए इस वक्त किस इकोनॉमिक डिबैकल को फेस कर रही है। फिर उसी के साथ आपका लीगल सिस्टम्स हैं कि जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लीगल सिस्टम्स होंगे जो एम्प्लॉयज़ के राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके, कंज्यूमर राइट्स को प्रोटेक्ट करे और इन्वायरमेंट के एस्पेक्ट्स को अगर वो इम्प्लीमेंट करते हैं, तो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कवानीन होंगे वो अप्लाई होंगे उतना ज़्यादा ही बेहतर हमें इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशंस नज़र आएंगी। अब अरे जो इकोनॉमी चेंज हुई है फ्रॉम कमांड एंड मिक्स टू फ्री मार्केट, तो इसके इम्प्लीकेशंस क्या आई हैं? मार्केट्स दैट वो फॉर्मली ऑफ लिमिट टू वेस्टर्न बिजनेस आर नाउ ओपन। 48 में चाइना आज़ाद होता तो 62 तक वो अपने बॉर्डर्स ही नहीं खोलता। नो वन न्यू कि उस मुल्क में हो क्या रहा है। 62 रिचर्ड निक्सन पाकिस्तान में आते हैं, प्रेसिडेंट पाकिस्तान उस वक्त के जो हैं वो एक मीटिंग कराते हैं और फिर उसके बाद वो आइस पिघलती है और आहिस्ता आहिस्ता फिर वो बॉर्डर्स ओपन करना शुरू करते हैं। बट बिटवीन दीज 18 to 20 years what they did, they actually developed the infrastructure and policies उन्होंने establish कर ली। तो चाइना जिसकी पॉपुलेशन 1.2 बिलियन है इस वक्त सबसे बड़ी मार्केट है। एंड उसके बाद जो है अमेरिका है, यूरोपियन यूनियन एंड जापान कंबाइंड उनसे ज़्यादा बड़ी मार्केट है चाइना सिंगल हैंडली। इंटरेस्टिंगली इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जो लेंडर है वो चाइना है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल लेंडिंग टी बिल्स में, और सबसे बड़ा जो बारोवर है उस लेंडिंग का वो यूएसए है। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग खेल है, कट थ्रोट कंपटीशन भी है एंड वॉर बिटवीन द टू सपोजली बाइपोलर वर्ल्ड की तरफ हम मूव कर रहे थे। तो जो है एक दूसरे के जानी दुश्मन है, चाइना यूएसए को सबसे ज़्यादा कर्जा दे रहा है और दूसरी तरफ यूएसए चाइना की सबसे बड़ी कंज्यूमर मार्केट है।
तो ये बड़ी एक फाइन लाइन है जिसको इन दोनों ममालिक में मेंटेन भी रखना हुआ है। जो अगली नेक्स्ट मार्केट है दैट इज़ अगेन इंडिया, अगेन 1 बिलियन प्लस इंडिविजुअल्स हैं, बट राइट नाउ ये कोविड की सिचुएशन की वजह से अगर आप देखो तो उनकी इकोनॉमी 25% डिक्रीज की है, विच पिछले 6 महीने में -25% तक उनकी इकोनॉमी चली गई है। But however, just as the potential gains are large, so are the risks. तो ये बिल्कुल इसके साथ associated है। अब आ जाइए कि जो स्विच है फ्रॉम टोटलिटरिज्म, मोनोक्री या बादशाहत कह लें या मिक्स्ड इकोनॉमीज़ हैं या कमांड इकोनॉमी, तो ये जब स्विच हो रहा है फ्री मार्केट की तरफ और डेमोक्रेसी की तरफ, तो एज ए रिजल्ट ऑफ दीज ट्रांसफॉर्मेशंस मैनेजर्स जो हैं हाउ आर दे कोपिंग अप विद दिस चेंजिंग सिनेरियोस, इसकी वजह से इनको क्या हर्डल्स फेस करनी पड़ रही है। दो इम्प्लीकेशन है, एक उसके अंदर पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक है और लीगल सिस्टम्स हैं। ये इनके साथ एथिकल इश्यूज भी एसोसिएट हो जाते हैं। अब हमारे जैसा जो पाकिस्तान का एक कमज़ोर इकोनॉमी का मुल्क है, वहाँ पे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, एग्जीक्यूटर्स हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो वो मॉरल एंड एथिकल इश्यूज पे आके मसले बन जाते हैं कि किकबैक्स हो जाएं या अनड्यू फेवर्स हैं या आर्म ट्विस्टिंग है, तो वो मैनेजर्स को फेस करना पड़ती है। दूसरा जो एक प्रॉब्लम आ सकता है वो आपको पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड लीगल इन्वॉल्व अ कंट्री clearly influence the attractiveness of a country as a market and or investment sites। तो आपके करंट प्राइम मिनिस्टर भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे इनकरेज करना चाहते हैं। इनका ज़्यादा फोकस जो हुआ दैट इज़ थ्रू एक्सक्यूज मी दैट इज़ थ्रू टूरिज्म डेवलपमेंट, जो शायद इससे पहले इतना ज़्यादा सेंट्रलाइज टेंशन के साथ काम नहीं किया गया। तो जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो देखते हैं कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में तसलसल कितना है, और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हमेशा एक गवर्नमेंट की बेस पे नहीं होता कि पिछली गवर्नमेंट ने जो पॉजिटिव चीज़ें या कंट्रीब्यूशन किए हैं अब वो पाकिस्तान में आके उनका तसलसल उसका नहीं मिलता। तो ये सबसे बड़ी एक हर्डल है। फिर उसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि वन विंडो ऑपरेशंस का कॉन्सेप्ट तो इंट्रोड्यूस तो करा दिया गया है, लेकिन क्या वो एप्लीकेबल भी है या नहीं है। एंड लीस्ट या लास्ट पे जो सबसे बड़ा एलिमेंट है कि जो प्रोडक्ट्स को लेके आएंगे, ऑफरिंग्स लेके आएंगे, तो उसकी कंज्यूमर मार्केट पाकिस्तान में कितनी है। ये सारे फैक्टर्स हैं जो एक मैनेजर को फेस करने पड़ते हैं, जो वो उसने मैनेजरियल एस्पेक्ट्स पे डिसीजंस लेने होते हैं। फिर इसके साथ जो रिस्क एसोसिएटेड है, पॉलिटिकल रिस्क है कि कंपनी अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करती है तो ये तो नहीं होगा कि 2-3-1.5-2 साल बाद फिर गवर्नमेंट जो है वो पॉलिसीज चेंज कर देगी। मुशर्रफ साहब के टाइम में जब ये टेलीकॉम ऑपरेटर्स आए थे तो इनको इंसेंटिव दिया गया था कि आओ पाकिस्तान में साल बाद जितना पैसा कमाते हो नो क्वेश्चन आस्क तुम अपने मुल्क में वापस ले जाओ, और ये इनके साथ मुआहदा किया गया था फॉर 5 to 10 ईयर्स कि आपसे नहीं पूछा जाएगा। फिर पीपीपी की जब गवर्नमेंट आती है उसमें आपके वज़ीर दाखिला रहमान मलिक साहब जो हैं आर्म ट्विस्टिंग शुरू कर दी थी उन्होंने कि हर दूसरे मौके पे कंपनीज़ के जो हैं वो टावर्स ब्लॉक हो रहे थे या रेडियो सिग्नल्स जैम हो रहे थे ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ डिफरेंट नेशनल एंड रिलीजियस डेज के सिक्योरिटी के नाम पे। कंपनीज वेंट टू द कोर्ट और वहाँ पे पता लगा जी कि हमारा तो मायदा कि हम टैक्स अवेट नहीं कर रहे एंड आर्म ट्विस्टिंग हो रही है। वो एक फिर बैड टेस्ट दोनों जगह पे वो रह गया। इकोनॉमिक रिस्क है जी के इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट विल कॉज ड्रास्टिक चेंजेस इन अ कंट्रीज बिजनेस एनवायरनमेंट that adversely affect the profit and other goals of a business enterprise in that country। and legal aspect है कि आपका जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या प्रोडक्ट है वो कितनी सेफ गार्ड की जाएगी। ट्रेडिंग पार्टनर जिसके साथ पार्टनरशिप कर रहे हो वो कितना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट और कॉपीराइट्स के बारे में सेंसिटिव एंड अवेयर है कि उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा। सो ओवरऑल अट्रैक्टिवनेस ऑफ अ कंट्री जहाँ पर हमें डिसाइड करना है कि बिजनेस करना, उसके अंदर ये सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे, चाहे वो आपकी एग्जिस्टिंग मार्केट है या पोटेंशियल मार्केट है। दोनों सूरतों में आपने इंटरनेशनल बिजनेस डिपेंड करेगा आपका बैलेंस एंड कॉस्ट, प्रोज एंड कॉन्स का जो आप एनालाइज करोगे जो इसके साथ एसोसिएट होंगे। कॉस्ट एंड रिस्क आर लोअर इन इकोनॉमिकली डेवलप्ड एंड पॉलिटिकली स्टेबल मार्केट्स। हाउएवर ये बिल्कुल रिवर्स हो जाता है उन ममालिक में जो कॉस्ट हाई हो जाएगी, बेनिफिट कम हो जाएगा उन ममालिक में जहाँ पे न इकोनॉमी स्टेबल है ना आपके पॉलिटिकल सिस्टम्स स्टेबल हैं।
तो वहाँ पे जाके फिर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। This concludes our lecture number 4 for this subject. इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी इंट्रोडक्टिव सेशन में। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मुलाकात होगी।